हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखने वाले हैं मॉडल्स अलग अलग प्रकार के, जैसे हो गया जे जे थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, फिर हो गया अपना जेम्स चैडविक मॉडल, क्या क्या किया था उन्होंने, कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी, वो सब के बारे में हम आज विस्तार में जानेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन प्रकार की चीजें होती है एक एटम के अंदर। और अगर बहुत सारे एटम्स अगर आप मिला दो तो मैटर बनता है, ठीक है। और मैटर को जब आप मिलाओगे तो सब्सटेंस बनता है। और मैटर क्या होता है? ऐसी चीज जो 3D स्पेस में अपना मास और वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे कि मैं, आप, हम लोग 3D ये जो स्पेस है इसमें हम अपना वॉल्यूम और मास दोनों चीजें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो हम सब किससे बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। अब मैटर के अंदर जो चीज होती है वो क्या होता है? एटम होता है। एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने चार्ज देखा था, कितना होता है? माइनस में होता है। प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। इनके फिर मासेस के बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका मास हम काउंट करके चलते हैं। और न्यूट्रॉन का भी सेम वही फंडा है कि उनका भी मास हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक बराबर होता है, 10⁻⁻27 वाला चलता है केजी में। ठीक है। फिर हमने बोला था वहां पे लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक क्लोज किया था इतनी चीजों पे, और आज हम शुरू करेंगे कि मॉडल्स अलग अलग प्रकार के। तो अभी सबसे पहले आपको जो मॉडल पढ़ना है वो मॉडल पढ़ना है आपको जे जे थॉमसन मॉडल। ठीक है। इन्होंने 1897 में इन्होंने ये मॉडल को प्रपोज किया था, और ये मॉडल का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब देखा जाए क्या होता है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिया? एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब में यहां पे एक बाजू लगा दिया इन्होंने कैथोड, एक बाजू लगा दिया इन्होंने एनोड। यहां से फिर उन्होंने कर दिया बैटरी को ज्वाइंट, इस प्रकार से। अब जब बैटरी को ज्वाइन किया, और मान लीजिए यहां पे एक लगा हुआ है स्विच, लगा हुआ है, ठीक है। जब इन्होंने ये स्विच को ऑन कर दिया, स्विच यानी पता है ना वो नॉर्मल हमारे घर में आता है, लाइट चालू बंद वाला स्विच, उसको उसको जब इन्होंने ऑन किया तो ये देखा गया कि ये जो हमारा कैथोड था और ये जो हमारा एनोड था, कैथोड में से कुछ ऐसी चीजें बाहर आ रही थी जिनको मान लेते हैं अभी के लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं, कि कुछ ऐसे एक्स नाम के पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे जो कैथोड अपने अंदर से निकाल रहा था। ठीक है। और यही पार्टिकल जब उसने आगे चल के देखा तो यहां पे उसने एक स्क्रीन लगाई हुई थी। स्क्रीन का मतलब समझ में आता है? जैसे कि एक पर्दा लगा दिया था। अब आप हमारे आसान भाषा में एक पर्दा, वहां पे वो लोग ZNS की स्क्रीन लगाते हैं, तो स्क्रीन लगा दी थी। अब उस स्क्रीन का फायदा यह हुआ कि जब उसने ये देखा कि ठीक है यहां से कुछ चीजें बाहर निकल रही है, वो दिखाई तो नहीं देता, उसको मालूम कैसे पड़ा कुछ चीजें बाहर आ रही है? कि जब ये सब चीजें यहां पे आना शुरू हुई ऐसे, तो ये सारी जो एक्स नाम के पार्टिकल्स है ये जाके वहां पे आके साथ टटक टटक टटक, जैसे कि मान लो ये एक्स नाम का पार्टिकल ऐसे मारने लगा ये स्क्रीन को। तो जैसे ही वो मारता ना, वहां पे एक लाइट जलती थी टूम करके, फिर यहां पे एक लाइट, फिर यहां पे एक लाइट, जैसे कि इस प्रकार से ऐसे, ये बंद हुई, ये चालू हुई, ये बंद हुई, ये चालू हुई, ये बंद हुई, ये चालू हुई, इस प्रकार से लाइट जलना चालू हो गई अलग अलग जगह पे, और बार बार होती रही। उसने जब ये सब एक्सपेरिमेंट देखा, किया, और परफॉर्म करने के बाद उसको ये मालूम पड़ा कि वो जो चीजें बाहर निकल रही थी, वो जो एक्स नाम के पार्टिकल थे, वो और कुछ नहीं, वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। और यही इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ तो उसने बोला कि कुछ तो नेगेटिव जैसी नाम वस्तु थी, कि नेगेटिव वस्तु थी, क्योंकि कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है मेरा नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या होता है मेरा? पॉजिटिवली चार्ज्ड।
कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो उसने जब देखा गया तो उसने बोला कि ऐसी कुछ वस्तु है जो इस नेगेटिव से निकल के इस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। अब आप सबने बचपन में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि मैग्नेट का साउथ से साउथ जोड़ेंगे तो वो रिपेल करेगा, लेकिन वही साउथ और नॉर्थ जोड़ेंगे तो अटैच हो जाएगा। ठीक उसी तरह उसने बोला कि कुछ ऐसी चीजें जो यहां से निकल के यहां पहुंची जा रही है। तब जाके उसने उसका एक्स पार्टिकल का नाम क्या रख दिया, उसने नाम रखा इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन। ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब इसका एक और मॉडल आता है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन वो ऐसा सब पढ़ा, मतलब सबको पता रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं वो, और वो बहुत फेमस है। इसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये क्या नया चीज है प्लम पुडिंग मॉडल, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसका। कि प्लम पुडिंग मॉडल में उसने ये बोला कि मान लीजिए ये कोई, तो आपने एक वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन पता है ना आप सबको क्या होता है, तरबूज। ठीक है, आप सबने तरबूज लिया, और तरबूज जो होता है कैसे कलर का होता है, लाल कलर का होता है, ऐसा, ये इस हिसाब से। उसने ये बोला कि आप एक मान लीजिए एक वाटरमेलन ले लीजिए, और उसमें जो तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है उसको आप एटम का सेंटर मान लीजिए, और एटम का सेंटर जो है वो पूरी तरीके से उस तरबूज में ऐसे बिखरा हुआ है। अभी के टाइम पे हम सबको पता है कि एटम का सेंटर कहां होता है, एकदम बीच में, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन वो टाइम पे उसको नहीं पता था। तो उसने बोला कि जो न्यूक्लियस है वो हर जगह पे क्या है, फैला हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें, वाटरमेलन में होते हैं ना बीज या सीड जिसको हम बोलते हैं काले कलर के, उसकी तरह यहां यहां कहीं पे पड़े हुए हैं, ऐसे हर जगह पे फैले हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमें पता है कि हाँ भैया बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आजू बाजू में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये हमें अभी पता है। वो टाइम पे थॉमसन को नहीं पता था, तो उसने क्या बोला कि एक वाटरमेलन इमेजिन कीजिए, और उसका जो वाटरमेलन का लाल वाला हिस्सा होगा क्या होगा, वो पूरा एटम होगा, और उस एटम में ये जो ब्लैक कलर के सीड है ये क्या है, फैले हुए हैं एज अ इलेक्ट्रॉन। ये दो उसके मॉडल थे, और यहां से डिस्कवरी हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़े, कुछ लिखवाना है इसमें। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, प्लम पुडिंग मॉडल भी ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे हमारे पास आते हैं हमारे ग्रेट 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 भाई साहब। क्या नाम है उनका, क्या लगता है आपको? जी हाँ, आपने सही समझा, उनका नाम है रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था 1990 में, मेरे ख्याल से 1919। ठीक है, या फिर 1919 था, या फिर 1911 ईयर था, 1911 था, हाँ 1911। इस साल में उसने दिया अपना एक मॉडल। अब रुदरफोर्ड ने क्या किया, आइए वो समझते हैं। तो इसने यहां पे रख दिया एक ऐसा डिब्बा। ठीक है, अब ये डिब्बे में भरे गए थे अल्फा पार्टिकल्स। सबसे पहला सवाल यही आता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो इधर आइए, अल्फा पार्टिकल वो वस्तु होती है कि जैसे कि मान लीजिए आप सबने पीरियड टेबल पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, राइट। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। अब जो हीलियम है, हीलियम के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो क्या कर दो, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, दोनों के दोनों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो क्या बचेगा, He+2। He+2, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिए, निकाल दिए। अब He+2 जब हमने निकाल दिया, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये जो बचा कुचा रहेगा He+2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो आप, तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, क्या होता है, He+2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। उसके बाद अब उसने किया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे,
उसको यहां से एक्सेलरेट करवा यानी कि जैसे कि आपने कभी वो क्रिकेट मैच देखा रहेगा, तो जिसमें क्रिकेटर्स लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो या तो वो बॉलर से बॉलिंग करवाते हैं या तो फिर वहां पे मशीन रख देते हैं जिसमें से बार बार बॉल निकलता रहता है, खट 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 खट। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा एक मशीन रख दिया जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलते रहे बार 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 बार। अब हुआ ये उसके एक्सपेरिमेंट में कि यहां पे उसने लगा दिया एक स्लिट, ठीक है, और यहां पे भी लगा दिया एक स्लिट। ये दोनों क्या है? स्लिट। स्लिट का मतलब क्या होता है? स्लिट का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तु जो बेफिजुल की वस्तु हो, बेफिजुल के जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उनको रोक दे वहीं पे। जैसे कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकला तो उसको रोक दे, यहां से निकला तो उसको रोक दे, खाली ये जो बीच का एरिया है वहीं से जाने दे। और यहां पे उसने लिया एक सोने की थाल में चांदी का ऐसे कुछ तो था ना गाना, मेरे को भी याद नहीं। चलो, यहां पे उसने लिया गोल्ड फॉइल या गोल्ड लिया, अभी के लिए गोल्ड मान के चलते हैं, ठीक है। सोने की एकदम पतली सी लेयर ली उसने। इसके बाद ये लेने के बाद उसने यहां पे लगा दिया एक स्क्रीन। क्या लगा दिया? एक स्क्रीन लगा दिया ऐसे। इसको हम बोलते हैं ZNS की स्क्रीन, यानी कि जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। ये स्क्रीन लगा दी। अब ध्यान से सुनना और समझते जाना। तो हुआ क्या? अल्फा पार्टिकल निकलेंगे यहां से, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे यहां से। अब अल्फा पार्टिकल जैसे ही निकलेंगे तो यहां से निकलने के बाद अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की फॉइल से टकराए, और टकराने के बाद वो कुछ इस प्रकार से रुको दूसरी मार्कर लेने दो। वो कुछ इस प्रकार से आए और खट करके टकरा के यहां से ऐसे चले गए, ठीक है। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल आए जो यहां से आए और सीधे चले गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आए तो सही लेकिन आगे ना जा पाए, वापस जहां से आए थे उसी रास्ते से चले गए। तो ये यहां से आगे निकल गया, ये भी यहां से आगे निकल गया, और ये यहां से वापस चला गया। जब उसने ये देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल गया और वापस क्यों आ गया, इसको तो जाना आगे चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि ये अल्फा पार्टिकल क्या हमें आंखों से दिखता है? नहीं। तो कैसे मालूम पड़ा उसको? उसको ये मालूम पड़ा, ये जो पर्दा लगाया ना यहाँ पे जिंक ब्लेंड का, स्क्रीन लगाई है ना, तो स्क्रीन में ये जैसे ही आके ऐसा टकराएगा ना तो वापस वहां पे लाइट होगी करके, फिर वापस यहाँ पे क्या होगी? ऐसी लाइट होगी करके। तो उसने देखा कि लाइट यहां हो रही है, यहां हो रही है, यहां हो रही है, लेकिन ये बीच में यहां पे कहीं पे नहीं हो रही है लाइट, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन। जब उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और जब उसने आगे आगे और इंफॉर्मेशन देते गया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते गया, तो उसको कुछ ऐसा देखने में आया कि भैया जो एटम होता है ना, एटम, उसके सेंटर में कोई ऐसी चीज है जो अल्फा पार्टिकल को आगे नहीं जाने दे रही। एटम के सेंटर में कुछ ऐसी चीज है जो अल्फा पार्टिकल को आगे नहीं जाने दे रही। अब अल्फा पार्टिकल थे मेरे पॉजिटिवली चार्ज, राइट, प्लस ही चार्ज था इनके ऊपर। तो अब एक बात सुनिए, और आपने भी अभी तक मैं बोल चुका हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव जब उसने चार्ज भेजा तो अल्फा पार्टिकल में कुछ ऐसी चीजें थी जो गोल्ड फॉइल में कुछ ऐसी चीजें थी एटम के अंदर जो गया तो सही लेकिन वहां से टकरा के वो वापस आ गया। तो इसका रीजन क्या था कि उसने ये बताया कि ये जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक प्रॉपर कोई तो मास है, ठीक है, और ये मास में कोई तो चार्ज है प्लस नाम का। इसीलिए तो ये जब प्लस इसके पास आया तो वो वापस चला गया, जबकि ये वाला रेज आया तो वो ऐसे चला गया था। ये वाला रेज जो दूर था वो सीधा निकल गया, लेकिन ये वाला वापस चला गया। तो जब उसने ये देखा, पाया, तब उसको मालूम पड़ा कि हाँ, सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज। और सेंटर में जब पॉजिटिव चार्ज होता है तब वहां से डिस्कवरी हुई थी किसकी? प्रोटॉन की। ऐसे डिस्कवरी हुई थी हमारे प्रोटॉन की। पल्ले पड़ा? श्योर। क्यों प्रोटॉन की? बिकॉज जो बीच में पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन नाम दे दिया। इस प्रकार से आगे उसने एक और चीज बोली कि देखो,
पॉजिटिव चार्ज एक लौता नहीं बैठा रहेगा, बिकॉज कोई भी अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो वो बड़ा हाईली अनस्टेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी के ऊपर कर्जा है, ठीक है, तो कर्जा है तो भैया जाहिर सी बात है वो कर्जे को कम करना चाहेगा, बैठे बैठे मस्त सीरीज नहीं देखेगा, कोई मूवी नहीं देखेगा, काम करेगा। तो यानी काम करना मतलब वो अनस्टेबल है अभी। और स्टेबल कब होता है? जब उसके पास सारे कर्जे खत्म होते हैं और वो अपनी अभी जिंदगी आराम से बिता सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल हो जाना, ठीक है। तो जब वो कोई चीज काम कर रही होती है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। ठीक उसी तरीके से ये जो बीच में प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, इनमें एनर्जी है कि हर जगह जाके से ठट 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 पकड़ के रखने के लिए तो एनर्जी चाहिए। आप यूं समझो कि अभी तो हम कब से यही बोल रहे हैं कि हाँ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल भेजा और टकरा के वापस आ गया। क्यों? बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आप अभी तक पढ़ चुके एटम के बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन मान लीजिए इतने सारे आजू बाजू में बैठे रहेंगे, ऐसे एकदम भरे पड़े हैं, तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो ये जब रिपेल करेंगे तो इनको ऐसा इकट्ठा पकड़ के रखने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी बात की थी किसने? रदरफोर्ड ने। अब वो कौन सी चीज है उसको प्रूफ किया था जेम्स चैडविक ने कि हाँ ये सारे प्रोटॉन जो बीच में भरे पड़े हैं इनको पकड़ के रखने के लिए कौन सी चीज है, वो किसने प्रूफ किया था? हमारा जेम्स चैडविक ने। ये बात पल्ले पड़ी? श्योर, ठीक है। अब एक और सवाल आता है कि भैया सोना क्यों इस्तेमाल किया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं, या कोई और धातु क्यों नहीं? जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया या फिर कौन सा कह सकते हैं हम, लेड हो गया, ऐसा कुछ यूज क्यों नहीं किया? मरकरी क्यों नहीं यूज किया? सबसे पहली बात तो मरकरी इसके लिए नहीं किया बिकॉज मरकरी होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में, तो उसको तो कैसे यूज करेंगे एज अ सॉलिड। दूसरी बात एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की फॉइल तो हमें आसानी से मिल जाती है, वो तो इतनी महंगी भी नहीं होगी जितना सोना महंगा चल रहा है। एल्यूमिनियम की फॉइल तो तुम्हें टिफिन बॉक्स में वो तुम्हारी मम्मी वो क्या बोलते हैं रैप करके, रोटी रैप करके देता कि वो गर्म रहे, है ना। तो बात ये आती है कि हमने इसीलिए गोल्ड फॉइल यूज किया कि बिकॉज गोल्ड की मियाबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसको हम एकदम पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी पतली? 10 की पावर -3 मिलीमीटर में, इतनी पतली हम कर सकते हैं। 10 की पावर -4 भी कर सकते हैं, इतनी पतली हम कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है कि 1 मिलीमीटर लो, उसके 10 टुकड़े करो, जो एक टुकड़ा है वो 10 की पावर -1, अब उसके 10 टुकड़े करो 10 की पावर -2, फिर एक उठाओ उसमें से उसकी करो 10 की पावर -3। इतना पतला हम कर सकते हैं किसको? गोल्ड की फॉइल को। अब जब कोई चीज इतनी पतली होती है तो जाहिर सी बात है उसका जो ये बनेगा, जो ये स्लिट बनेगी एकदम पतली सी, या फिर एक जो फॉइल बन के निकल के आएगी, उनमें एक एक एटम ही हम मान के चल रहे क्या होंगे? एक एक एटम ही प्रेजेंट होंगे ऐसे एक लाइन में, ठीक है। इसीलिए दूसरी बात ये आती है कि जो सोना होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम की फॉइल को और सोने को आप आपके घर की गैस के ऊपर चढ़ा दो तो एल्यूमिनियम पिघल जाएगा, सोना नहीं पिघलेगा। घर के गैस की बात कर रहा हूं, कोयले खदान में मत चले जाना, ठीक है। तो उस पर अगर आप चढ़ा दोगे तो सोना वैसे का वैसा रहेगा, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम पिघल जाएगा। रीजन बिकॉज एल्यूमिनियम क्या होता है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है और सोना तप के निखरता है, तो इसके लिए उसमें क्या होती है? थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल का मतलब होता है हीट, तो वो ज्यादा रहता है, ठीक है। यही रीजन था, इसके लिए उसने क्या यूज किया? गोल्ड फॉइल यूज किया। इसके बाद आता है हमारे पास कौन भाई साहब? अब ये हो गया इसके मॉडल के बारे में, तो आपको जो नोट डाउन करना है कर लीजिए। तो इस प्रकार से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जराती रफ्तार आगे बस मंजिल है पीछे हवाएं। देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे मस्त एकदम आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये सब मॉडल भी इंडिपेंडेंट है, तो आप कहीं से मेरा कोई भी लेक्चर उठा के मतलब आप अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ ही जाएगी।
बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो देखते रहिए। चलो आगे बढ़ता रहिए। तो मिटाना रही गया, हमारा रुदरफोर्ड हो गया खत्म। अब रुदरफोर्ड में बचता है इसकी कमियां। कमियां मतलब पता है ना आपको, जैसे कि सबकी खूबियां होती है, इसकी खूबियां क्या थी, इसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, तो खूबियों के साथ साथ हम ना मांगे तो भी इनके आ जाती है, कमियां आ जाती है। तो आप पढ़ेंगे तेरी कमियां, मतलब बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जेम्स चैडविक के बारे में। कौन था ये बउआ? तो जेम्स चैडविक ने 1932 मेरे ख्याल से, 1932 जहां तक मेरे को डेटा याद है, 1900 मतलब 11 और 11 के बाद, हाँ 21 साल लगे थे, इतना मेरे को मतलब पता था। ठीक है, तो जेम्स चैडविक भाई साहब आए, उन्होंने ये बोला कि हाँ बबुआ रुदरफोर्ड भैया आप सही बोल रहे हो कि जो हमारा एटम होता है उसका जो सेंटर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन तो होते हैं। आपने सही बोला, और आपने ये बात भी सही बोली कि उसको पकड़ने के लिए, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसको पकड़ने के लिए कोई और चीज भी उसके अंदर रहती है, स्टेबल रखने के लिए, ऐसा पकड़ के रहे ताकि भाग ना जाए। मान लो आपने दो चार फट करके भाग गया, तो उसको सब पकड़ के रखने के लिए कोई और मास भी होता है या कोई और वस्तु भी होती है। ये रुदरफोर्ड ऑलरेडी बता चुका था। उसको प्रूफ किया हमारे जेम्स चैडविक ने। उसने ये बताया कि मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया बेरिलियम पे, तो उसने ये बोला कि जब मैंने बेरिलियम पे एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे को ऐसा देखा गया कि जैसे ही मैंने यहां से बेरिलियम के एटम को ऐसा फेंका, तो इनके अंदर से कुछ ऐसी वस्तुएं बाहर निकली जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिव था ना तो नेगेटिव चार्ज था। ये न्यूट्रल आदमी थे, एकदम एकदम न्यूट्रल लोग थे, बस इनके ऊपर मास था। यस, उन्होंने क्या बोला, इसके ऊपर कुछ तो मास था, कोई चार्ज नहीं था। जब ये देखा गया और ये पाया गया तो इसने बोला कि हाँ, कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन के साथ साथ एक ऐसी वस्तु भी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसके पास मास है। ठीक है, तो ये वस्तु ही है जिसने प्रोटॉन को अलग अलग कैसे पकड़ के रखा है, और तब जाके इसने इसका नाम दिया, आप सोच सकते हैं, यस, न्यूट्रॉन। ऐसे हुई थी डिस्कवरी न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। इतनी बातें, बस इतनी बातें। अब आते हैं हम लोग कुछ नई चीजों पे। ये हो गए मॉडल 3 प्रकार के। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन भाई साहब, प्रोटॉन की डिस्कवरी रुदरफोर्ड, और जेम्स चैडविक की क्या डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, वो ऑलरेडी बता चुके थे रुदरफोर्ड। उसने खाली नाम नहीं बताया था और उसने कुछ प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, वो किसने बता दी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। अब आते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पे, एकदम फ्रेश, जिसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। अब ये क्या नई चीज है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर? तो ये वो वस्तु है कि जैसे कि मान लीजिए एक एटम है, तो एटम के बीच में क्या होता है, हम अभी पढ़ चुके हैं। एटम के बीच में क्या होता है, एटम के बीच में होता है हमारा पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। एक और बात रुदरफोर्ड ने एक और चीज बताई थी कि जो अब हमने पढ़ चुके हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि तरबूज होता है, तरबूज के अलग अलग क्या होते हैं, वो जो लाल कलर के उसको पूरा एटम मान लीजिए, और बीच में क्या फैले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। रुदरफोर्ड ने ये बोला कि ना, पूरा का पूरा एटम का जो मास है वो बीच में है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, बीच में है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर उसके ऐसा गोल 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 घूमते रहते हैं, इस प्रकार से। ये एक और बात उसने बताई थी, किसने, रुदरफोर्ड ने। तो रुदरफोर्ड ने बहुत अच्छा खासा चीज आपको बता के चला गया वो बंदा। उसकी कमियां भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आइए इस पे, अब एटॉमिक नंबर पे।
हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एक एटम है, एटम के सेंटर में अगर हम देखे जाए तो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब जितने प्रोटॉन होंगे जिसमें, आसान शब्दों में हम खत्म कर देंगे, ठीक है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, खाली जो बता रहा हूं वो सुनिए। जिस भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए एक एटम है उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, इसको हम ऐसा लिखते हैं 2p+, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सॉर्टेड चीजें खत्म। जितने भी प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में तो वो क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 2। अब आप सबको पता है एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का होता है। उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। देखो बात मालूम पड़ गई ऐसे। और इसको उसने डिनोट किया था Z से, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको उसने डिनोट किया था Z से, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। उसने फिर एक और चीज बोली, मतलब जैसे कि आगे अगर डिस्कवरी हुई तो वैसे मालूम पड़ता है कि एक और चीज मालूम पड़े कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो जो चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है उसको ये लोगों ने नाम दिया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और जो चीजें न्यूक्लियस के बाहर है उसको इन्होंने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाली वस्तु है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब जब इसने नाम दिया क्या, न्यूक्लियॉन्स नाम दिया, तो न्यूक्लियॉन्स के बाद इसने बोला कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर, और किसमें प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस में क्या एक ही चीज प्रेजेंट है, नहीं, हम अभी पढ़ चुके हैं, 2 चीजें प्रेजेंट है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मत बोल देना गलती से। हाँ, तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करोगे तो किसके साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या, एटॉमिक मास नंबर। क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर। और इसी को आगे चल के हम सिंबल से डिनोट करते हैं ए। किससे डिनोट करते हैं, ए। एक और चीज हमें आगे चल के ये मालूम पड़ी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उसका वही उतना एटॉमिक नंबर होता है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो किसी का एटॉमिक नंबर Z है 2 यानी 4 मान लेते हैं, तो उसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से एक स्टेटमेंट आपकी किताब का आता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z से नोट करते तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज है, ठीक है। इस पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, हम ए से नोट करते हैं। यहां पे एक काम कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे को नहीं पता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, लेकिन मेरे को मास पता है किसका कितना होता है, तो मैं क्या करता हूं, न्यूट्रॉन को इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोटॉन को इधर भेज देता हूं। तो न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं एन से। आपकी किताब में कैपिटल है, आप कैपिटल से कीजिए, आपकी मर्जी। प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं पी से, और ये ए हो गया। तो पी को यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल मैक्स, यहां पे प्लस, यहां पे आके माइनस, तो ए माइनस पी इज इक्वल टू एन। ये आ गया रिलेशन कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो एटॉमिक मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दिया, आपको क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहां पे मैं एक और चीज लिख सकता हूं, a माइनस जेड इज इक्वल टू एन। सवाल लगाएंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया आर्गन 1840। रुकिए, सवाल लगाने से पहले आपको कुछ चीजें पढ़ा लेते हैं सबसे पहले। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली, तो हमें मालूम पड़ गया एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से और मास नंबर को डिनोट करते हैं A से।
तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, एक एटम के ऊपर या एक एटम के नीचे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एटम है एक्स नाम का, किस नाम का है, एक्स नाम का एटम है। तो उसके छत के ऊपर यहां पे जो लिखा जाता है वो होता है ए यानी कि एटॉमिक मास नंबर, और उसके नीचे जो लिखा जाता है वो आता है उसका एटॉमिक नंबर। ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऐसे। ठीक है, पल्ले पड़ा, ऊपर क्या लिखा जाता है ए और नीचे क्या लिखा जाता है जेड। आगे आने वाले लेक्चर में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो आपको बैठ जाएगा। आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो मेरे ख्याल से 10th में, नहीं किया तो अभी देख लो। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको उसका टेंशन नहीं लेना कि सर ये कैसे याद होगा, इतना सब कुछ नहीं, हो जाएगा आराम से। ठीक है, हाँ अब मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है आर्गन AR1840। तो मेरे को इसमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें मेरे को निकालनी है। तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, निकालिए, पॉज करके निकालो। 1 2 3 4 5। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, Z के बराबर, और Z किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर। तो नीचे क्या लिखा जाता है वो देखो, रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक नंबर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एटॉमिक नंबर, यानी कि 18 मेरे पास प्रोटॉन है आर्गन में, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन कैसे आएगा, तो न्यूट्रॉन का हमने फॉर्मूला ये देखो। न्यूट्रॉन क्या होता है, हमें न्यूट्रॉन नहीं पता, लेकिन मेरे को इसका मास नंबर पता है और इसका एटॉमिक नंबर पता है। दोनों को जब माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 40 इसका एटॉमिक मास नंबर, माइनस 18 इसका एटॉमिक नंबर। तो आंसर कितना आ गया, कितना आएगा 22। ये आ गया इसका आंसर, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक होमवर्क दूं मैं आपको, चलो इसका निकाल के बताना। ठीक है, C612, जाहिर सी बात है, सिंपल सा है, कार्बन है। अब जैसे कि ये देखो, कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा उसका प्रोटॉन, यही क्या हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन के लिए 12 माइनस 6, 12 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 करेंगे तो आंसर 6। तो कार्बन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम है। ये कतई मत सोचना कि हर बार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम आएंगे, अलग भी आ सकते हैं, ये देखो। हाँ लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये वाला एग्जांपल देख लो, दो ये देखो, यहां पे मेरे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहा है मेरे पास 6, इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6, न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 कितना आ गया 6। यहां पे न्यूट्रॉन 22 आ रहा था, यहां पे न्यूट्रॉन मेरे पास 6 आ रहा है। इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखो 18 ये सेम है, न्यूट्रॉन अलग है। यहां पे 6 और ये भी 6, यहां पे सेम है तीनों के तीनों। तो कभी कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है और कभी कभी अलग आ सकता है। ठीक है, इतनी बातें थी। और बाकी आइसो डायफर्स ये सब क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए और इतनी ही बातें, ध्यान से सारे मॉडल्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।